नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हितेश और स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आप स्पेशल बीएड कर रहे हैं उसका जो फोर्थ पेपर है उसके दो पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट बी। तो जो फोर्थ ए है आपका पेपर साइको सोशल एंड फैमिली इश्यूज का जो पेपर है उसका एक बार सिलेबस रिवाइज करेंगे, कुछ मेन टॉपिक्स को इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान दोस्तों बांटने से ही बढ़ता। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में दोस्तों जो आपका साइको सोशल एंड फैमिली इश्यूज़ का पेपर है उसकी सेकंड यूनिट के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके इससे पहले की यूनिट की वीडियो ज़रूर देख लें और अपना सिलेबस अपने सामने रख लें, क्योंकि हम पॉइंट वाइज रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो है यूनिट सेकंड एडोलेसेंट इश्यूज़ जो हैं, तो उसका जो पहला टॉपिक है वही है फिजियोलॉजिकल चेंजेस इम्प्लीकेशंस इन एजुकेशन एंड सोशल डेवलपमेंट। तो फिजियोलॉजिकल चेंज का मतलब ये होता है जो हमारी एडोलेसेंस एज होती है, किशोर अवस्था बोल सकते हैं, वो जो होती है उसके अंदर सामान्य से लेकर जो अपने स्पेशल बच्चे होते हैं सभी में ही चेंजेज होते हैं। वो चेंजेस किस प्रकार से इफ़ेक्ट करते हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, समाज के जो कोऑर्डिनेशन है, समाज में किस प्रकार से रहते हैं, बातचीत करते हैं, उन सभी चीज़ों के ऊपर असर करते हैं। तो इनका मानसिक रूप से यानी इमोशनल क्या असर होता है, जो सोशल लाइफ है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, वो सारी चीज़ें आपको अगर टॉपिक आ जाता है इस प्रकार का कुछ तो उसमें बतानी होंगी। और जो ये हमें टॉपिक दिया गया है फिजियोलॉजिकल चेंजेस, उसका क्या प्रभाव पड़ता है इमोशंस पे, भावनाओं पे, सोशल डेवलपमेंट पे, ये सारी चीज़ों की बात इस टॉपिक में करनी है। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों, जो ये एज होती है एडोलेसेंस की, ये एक बहुत ही क्रिटिकल एज होती है। इसमें सामान्य अगर लड़का लड़की हैं तो उनमें भी फिजिकल चेंजेस एकदम से होते हैं और काफ़ी टाइम उनको पता भी नहीं चलता कि ये हो क्या रहा है। हार्मोन्स एक्टिवेट होते हैं, अलग अलग लड़का लड़की में अलग अलग जो हार्मोन चेंजेस होते हैं वो दिखने लगते हैं, जिससे वो अपने ही समूह में काफ़ी मतलब अलग हो जाते हैं। कभी कभार तो ये हो जाते हैं कि वो किसी से खुल के बात नहीं कर पाते हैं। तो काफ़ी समस्याओं का इस प्रकार से अगर आप देखें तो सामना करना पड़ता है। इस जो ये है उम्र है, एज है, इसमें भावनात्मक अस्थिरता भी आती है कहीं ना कहीं, और यही एक टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं। काफ़ी ये जो एज है इसमें कुछ बच्चे क्या बोले, अगर हम ये कहें कि जो कुसंगति होती है उसमें भी पड़ जाते हैं। अगर सही गाइडेंस वगैरह मिल जाती है तो बच्चे सही रास्ते पर भी उन सभी चीज़ों को टैकल करते हुए आगे भी बढ़ जाते हैं। बट ये जो कॉम्प्लेक्स एज है, ये जो है जो हमारे स्पेशल बच्चे होते हैं, CWS बच्चे होते हैं, इनके लिए बहुत ही अहम और अपन बोलें अगर ख़तरनाक तो वो भी गलत नहीं होगा। क्योंकि इस उम्र में जो जब नॉर्मल बच्चे जो होते हैं वो घबरा जाते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता होता क्या हार्मोन चेंजेज होते हैं, स्त्री पुरुष में अलग अलग जो गुण विकसित होने लगते हैं। तो इसी प्रकार अगर बच्चा मान लीजिए मेंटली चैलेंज्ड है और उसमें भी ये सारे, क्योंकि फिजिकल चेंजेस तो होंगे एज के अकॉर्डिंग, तो जब ये होते हैं तो बच्चे घबरा जाते हैं और चिड़चिड़े वगैरह हो जाते हैं। समाज में उनका सामंजस्य बैठना में थोड़े मुश्किल हो जाती है। ये सब आएगा इस टॉपिक में। बाकी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये बिल्कुल डिटेल में है, आप आराम से इसको स्पीड को कम करके पढ़ सकते हैं।
नेक्स्ट जो टॉपिक है उसकी अगर हम बात करेंगे तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, पेरेंट्स, सिबलिंग, एक्सटेंडेड फैमिली, सिंगल चाइल्ड, पीयर ग्रुप। तो ये दोस्तों हम जो पहले हमारा टॉपिक था उसमें यूनिट फर्स्ट का जो टॉपिक था उसमें कवर कर चुके हैं, बस थोड़ा सा चेंज है, बाकी ये जो टॉपिक है वो कवर कर चुके हैं। इसलिए मैं कहता हूँ अगर आपने यूनिट फर्स्ट की वीडियो नहीं देखी तो उसको ज़रूर देखिए। इसका जो पहला जो टॉपिक था उसमें हमने फैमिली के साथ जो कोवर्कर्स होते हैं, पीयर ग्रुप होते हैं, टीचर्स होते हैं, और जिन फैमिलीज़ में जो ये स्पेशल बच्चे हैं वो होते हैं उनका उनके प्रति क्या एटीट्यूड होता है, इन सब की बात की है। तो ये जो आपका टॉपिक है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इसी में भी वही पॉइंट्स आएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको करवाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका एम्प्लॉयमेंट, सेक्सुअलिटी, मैरिज, अल्टरनेटिव ऑप्शंस, प्री मैरिटल काउंसलिंग। तो इसकी बात करें दोस्तों, जो हमारे स्पेशल बच्चे होते हैं, एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट का ऐसा होता है कि इन बच्चों की जो आईक्यू होती है उसके अकॉर्डिंग अगर बच्चा माइल्ड या फिर थोड़ा बहुत माइल्ड मॉडरेट की कैटेगरी का है या फिर मॉडरेट के बॉर्डर पर है तो हम उसको वोकेशनल ट्रेनिंग के द्वारा एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं, एम्प्लॉय बना सकते हैं, रोजगार में किसी भी शामिल कर सकते हैं। बाकी बात रही मैरिज की, तो मैरिज एक जो हमारा समाज है उसके अंदर काफ़ी मतलब बातें होती हैं, काफ़ी सोच हैं, लोगों की विचारधाराएं जो बन चुकी हैं वो हैं कि जो मानसिक मंद व्यक्ति होता है, पहले तो अगर बात करें कि घर वालों की सबसे जो टेंशन होती है वो यही होती है कि जब हम मर जाएंगे या हमारे बाद जो हमारा बेटा है बेटी है इसका क्या होगा। तो मैरिज इसलिए भी करना चाहते हैं लोग कि मान लीजिए हमारे बाद माता पिता के बाद उसकी जो भी बेटा बेटी है उसकी कोई देखभाल करने वाला सहारा है वो बन जाए। तो मैरिज को इस एस्पेक्ट में लोग देखते हैं, बट ये नहीं समझते कि जो जिम्मेदारियां होती हैं मैरिज होती हैं वो CWSN जो बच्चा होता है उसके लिए वहन करना बहुत ही मुश्किल होता है। बाकी जो प्री मैरिटल काउंसलिंग वगैरह है ये आप सब पढ़ चुके हैं, हम इनके बारे में चर्चा कर चुके हैं, तो ज़्यादा कुछ है नहीं। और ये जो ऐसे टॉपिक्स हैं दोस्तों इनके अंदर आप थोड़ा बहुत अगर आपको नॉलेज है तो आप बनाकर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है इथिकल इश्यूज़। तो इथिकल इश्यूज़ का टॉपिक भी सेम है दोस्तों, इसके बारे में वर्बल चर्चा करेंगे थोड़ी। इसके अंदर वो सारी चीज़ें आ जाती हैं कि भाई जो हम नैतिकता का पालन करते हैं, जो अंधविश्वास हैं, किस प्रकार से जो CWSN है उनके साथ ट्रीटमेंट होता है, यानी जो बिहेवियर है समाज वाले लोग किस तरह से उनके साथ बर्ताव करते हैं, यही सारी चीज़ें, उनका जैसे शोषण होता है, चाइल्ड अब्यूज़ वगैरह है, ये सारी चीज़ें मिला के ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, तो इसको भी करवाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है चैलेंजेस, क्या क्या होते हैं, इम्प्लीकेशंस, ये भी दोस्तों हम पढ़ चुके हैं, मैं बता देता हूँ इसके अंदर क्या क्या आएगा। चैलेंजेस के अंदर तो ये आएगा कि जैसे फैमिली को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं जब किसी फैमिली में CWSN बच्चा पैदा हो जाता है, तो ये हम टॉपिक कर चुके हैं कि उसके ऊपर क्या क्या जो इम्पैक्ट है, क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, ये हमने पहले उसमें यूनिट था उसमें कर लिया था। तो फिर चैलेंजेस का आएगा कि जो समाज है उसका एटीट्यूड कैसे चेंज हो जाता है, जो सॉरी
जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके एटीट्यूड कैसे चेंज हो जाता है, जो साथ काम करने वाले हैं, जो बच्चों के साथ खेलने वाले हैं, उन सभी का जो कम्युनिटी का है, उन सब का जो रिएक्शन हमने देखा था, एस्पेक्ट देखा था, वो सब इसमें कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर टॉपिक की बात करें दोस्तों तो आएगा हमारा CBR एंड कम्युनिटी पीपल पार्टिसिपेशन। तो अब इसकी बात कर लेते हैं। अगर सबसे पहले दोस्तों बात करें CBR होता क्या है, तो CBR का अगर मैं आपको कॉमन लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में बताऊं तो CBR का मतलब होता है कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन। इसका मतलब ये है कि जो समाज वाले लोग हैं वो अपने रिसोर्सेज के आधार पर अपनी जो नॉलेज होती है या फिर ट्रेनिंग प्राप्त करके कम्युनिटी की जो अपने समाज में जो CWSN है, जिनको ज़रूरत है, उन लोगों का रिहेबिलिटेशन का काम करते हैं। सिंपल कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन यही होता है। इसमें ज़्यादातर तो यही होता है, जो रिमोट एरियाज़ होते हैं, रूरल एरियाज़ होते हैं, जहाँ जो सुविधाएं हैं प्रोफेशनल्स नहीं पहुंच पाते हैं, हॉस्पिटल वगैरह सेंटर वगैरह की सुविधाएं नहीं हैं, वहाँ पे इन चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होती है, लोग वहाँ पे ये करते हैं। तो इसके अंदर फैमिली मेम्बर्स हो गए, जो पंचायत के कुछ लोग हो गए, या जो पढ़े लिखे स्वयंसेवी लोग जो इस प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं वो शामिल रहते हैं। बाकी आप डेफिनेशन और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है यही है, हेल्थ का प्रमोट करना, मेडिकल जो केयर होती हैं और प्रिवेंटिव नेचर की जो सुविधाएं हैं उनको लागू करना, रिहेबिलिटेशन का कार्य करना। एजुकेशन के फील्ड में अगर इनका बात करें तो ये है कि जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन होती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना। बाकी ज़िंदगी के लिए, लाइवलीहुड के लिए स्किल डेवलपमेंट करना, सेल्फ डेवलपमेंट करना, सोशल प्रोटेक्शन वगैरह, ये जो आप पॉइंट्स देख पा रहे हैं इन सब के ऊपर वो काम करते हैं। सोशल लाइफ की अगर बात करें तो उसमें भी कुछ मैरिज एंड ये जो पर्सनल असिस्टेंट वगैरह ऐसे कुछ जो टाइम स्पेंड कैसे करें, ये सारे जो एस्पेक्ट हैं कवर किए जाते हैं। एम्पावरमेंट के अंदर सोशल मोबिलाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, सेल्फ हेल्प जो ग्रुप्स होते हैं वो, डिसेबल पीपल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, ये सब काम करते हैं इसी के साथ। और आपको जो CBR है उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा कि CBR बेसिकली होता क्या है। ठीक है, बाकी आप अगर ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो ये नोट्स हैं, इसको स्पीड कम करके आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। मैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। अब बात कर लेते हैं कुछ टू द पॉइंट, जो आपके कुछ बेनिफिट्स हैं वो क्या क्या हैं। बाकी अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं CBR का तो बेनिफिट्स भी लिख सकते हैं। पहला बेनिफिट तो यही है, जहाँ सुविधाएं नहीं पहुंचती वहाँ सुविधाएं पहुंच जाती हैं। जो रिमोट एरिया, रूरल एरियाज होते हैं वहाँ तक जो स्वास्थ्य सेवाएं, रिहेबिलिटेशन सेवाएं, ये सारी चीज़ें पहुंचती हैं और उनका काम भी चल जाता है। सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है। बाकी ये जो कुछ CBR प्रोग्राम के द्वारा जो कार्यक्रम किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है दोस्तों मॉडल्स ऑफ CBR। तो मॉडल्स और CBR की अगर बात करें तो पहला है मेडिकल मॉडल, दूसरा है मेडिकल प्लस सोशल मॉडल। तो मेडिकल जो मॉडल होता है, पहले बात कर लेते हैं इसकी, इसको बोलते हैं IBR, इंस्टीट्यूट बेस्ड रिहेबिलिटेशन। तो ये जो होता है, ये जो इंस्टीट्यूट वगैरह हैं, जैसा कि नाम से समझ रहे होंगे, उनसे के द्वारा चलाया जाता है। ये सेंटर वगैरह जो आपने कहीं भी देखे होंगे, जो काफ़ी बार मेडिकल कैंप्स वगैरह लगते हैं, वो भी इन्हीं का एक हिस्सा होते हैं। तो जो मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे
आँख में लग गई, कान की समस्या है, हाथ काम नहीं कर रहा, ऑर्थोपेडिक्स घुटनों में दर्द वगैरह हो गए, ये सारी मेडिकल सुविधाओं के अंतर्गत ही आते हैं। इसमें होता ये है कि प्रिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है, मतलब ये बता दिया जाता है कि हाँ भाई क्यों दिक्कत है, दवाई वगैरह कर लो, ये है वो है, मतलब एक सुझाव दे दिया जाता है कि हाँ, अगर मान लीजिए अगर आप नॉर्मल बात करें तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो प्रिस्क्रिप्शन लिख देता है कि आप ये दवाई ले लो, बस, इससे ज़्यादा इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं, ठीक है। फिर जो आता है वो आता है मेडिकल प्लस सोशल मॉडल। इसमें क्या होता है कि जो CBR होता है उसका इन्वॉल्वमेंट भी होता है। जैसे इस मॉडल में आप कम्युनिटी व PWD जिसमें मुख्य संसाधन होते हैं, ठीक है, इसमें जो परामर्श दिया जाता है वो चैरिटी पर निर्भर ना होकर विशेष व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुरूप होता है। तो ये जो CBR है, मेडिकल प्लस सोशल मॉडल है, ये कहीं ना कहीं उससे अलग अलग एस्पेक्ट में अगर तुलना करें तो ये बेहतर है, ठीक है, क्योंकि ये जो हमारे CWSN हैं उनके रिहेबिलिटेशन का कार्य यही जो मॉडल है ये करता है। इसी के अंतर्गत आता है जो रिहेबिलिटेशन प्रोसेस होती है, घर घर जाके जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो ट्रेनिंग देते हैं उनके पेरेंट्स को, ये सब चीज़ें इसी के अंतर्गत आती हैं। अब बात कर लेते हैं CBR और IBR। जो मेडिकल और सोशल प्लस मेडिकल मॉडल होता है उसके अंदर क्या क्या डिफरेंस होते हैं, तो ज़्यादा डिफरेंस हैं तो अगर पढ़ना चाहूँ तो पढ़ सकते हो, मैं एक बार बता देता हूँ। IBR जो होता है वो शहरों में संस्थाओं पर आधारित होता है। CBR को मैंने आपको बताया है रूरल एरिया, जो ग्रामीण पिछड़े इलाके जहाँ स्वास्थ्य सेवाएं बहाल नहीं हैं वहाँ होता है। जो IBR होता है उसमें जो डॉक्टर वगैरह जिसको हम दिखाते हैं वही डिसीजन लेता है। CBR में जो पूरी टीम होती है वो डिसीजन लेती है। IBR में जो सर्विस देते हैं ये मुख्यतः प्रोफेशनल्स ही होते हैं, बट CBR में क्या है कि जो भी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग वगैरह कर लेता है वही सर्विस देना शुरू कर देता है, क्योंकि प्रोफेशनल इन सब में इंटरेस्टेड कम होते हैं और रिमोट एरियाज़ वगैरह में जाने में भी परेशानी महसूस करते हैं, ठीक है। IBR में आइडेंटिफिकेशन व इंटरवेंशन डिलेड होता है, और जो CBR है इसमें इंटरवेंशन कार्य ही होता है बेसिकली, जैसा कि आपको पता है। और बाकी इसमें तो आप पढ़ सकते हैं, ज़्यादा पॉइंट्स हैं, मुझे लगता है इसको ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका दोस्तों, एडवांटेज क्या हैं इसके, तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी पढ़ लेते हैं। CBR के एडवांटेज ये हैं कि ये घर पे आधारित है, होम बेस्ड है, कम खर्चा आता है, सभी सुविधाएं जो हैं वो उपलब्ध हो जाती हैं। जो कम्युनिटी के रिसोर्सेज होते हैं उनके साथ ही उनके आधार पर ही आपका जो प्लान है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो बनाया जाता है। प्रत्येक प्रोग्राम की, प्रत्येक कार्यक्रम की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, इसी प्रकार से CBR की भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जिनमें ये है कि जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, और CBR प्रोग्राम वहीं चलते हैं जो रिमोट पिछड़े इलाके होते हैं, ग्रामीण इलाके होते हैं, और उनमें ये समस्या होती है कि जो फैमिलीज होती हैं वो इतनी हाई फाई नहीं होती हैं, उनका डेली वेजेस पे काम चलता है, वो डेली कमाते हैं और खाते हैं, तो इस प्रोसेस में जो माता पिता हो वो इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, और बच्चों को भी अपने साथ कमाने ले जाते, क्योंकि उनकी जीविका का साधन यही होता है। तो उन लोगों को जागरूक करना भी बहुत बड़ी समस्या है, इसके बारे में अवगत कराना, वहाँ पे जो एक शिक्षा है, गरीबी है, शिक्षा, ये सारी चीज़ें हैं रिहेबिलिटेशन प्रोसेस को कम करती हैं। दूसरी बात ये है कि जो प्रोफेशनल्स व्यक्ति होते हैं वो CBR को ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये रिमोट एरियाज़ का और सस्ते पैसे तनख्वाह वाला काम माना जाता है, इसलिए कोई भी प्रॉपर ट्रेंड प्रोफेशनल वहाँ उनके साथ काम करना पसंद नहीं करता है।
बाकी आपके 2 टॉपिक हो गए हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज। फिर जो आपका टॉपिक आता है दोस्तों, ये जो आपका टॉपिक है टाइप्स ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज एंड देयर मोबिलाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले ये है कि मोबिलाइजिंग कम्युनिटी को किस प्रकार से संगठित करें। तो सरकार तथा जो गैर सरकारी एजेंसीज होती हैं, कुछ एनजीओ वगैरह हो गए, कुछ स्वयं सेल्फ जो सहायता ग्रुप्स होते हैं, इनको मिलजुल के ये जो प्रयास करते हैं, इससे जो विकलांग व्यक्ति हैं उनका हित होता है। और उनके संदर्भ में जो कार्य किए जाते हैं, कार्य ट्रेनिंग प्रोग्राम किए जाते हैं, सरकार को उनसे उनका हक दिलाया जाता है। ये सारी चीज़ें जो है ये इन्हीं का काम होता है। ये जो स्वयं सहायता ग्रुप वगैरह होते हैं, ये सारे मिलके ही इनके हक के लिए करते हैं। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप नोट्स को पढ़ सकते हैं। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की बात करें तो यही है, मानव संसाधन आ गए, जिसमें मनोबल का सहारा, सद्भावना, पॉजिटिव वाइब्स वगैरह हो गई ये, और एक भावनात्मक जो सपोर्ट होता है, वो सारी चीज़ें इसी में आती हैं। नीड्स देख लेते हैं कि क्या क्या नीड्स हैं, क्योंकि जो कोई भी है वो इसको, अगर CWSN है तो उसको भी एक भावनात्मक सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। और शारीरिक सपोर्ट वगैरह की तो डिपेंड करता है कंडीशन क्या है। और ज़्यादा कुछ इस टॉपिक में है नहीं। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग सर्विसेज फॉर PWDs इन द कम्युनिटी। तो जो समाज होता है, इसके अंदर जो पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, इनके लिए किस प्रकार की जो सर्विसेज हैं उनको उपलब्ध करवाया जाए, ये है। तो आपने अगर पढ़ा हो दोस्तों, इनको किस प्रकार की जगह पे रोज़गार के लिए भेजा जाए, तो वही है सेंटर जो बेस होता है। एक तो एक इस प्रकार का होता है, शेल्टर्ड ट्रेनिंग होती है, जहाँ पे मान लीजिए बच्चा ऑब्जर्वेशन के अंदर रहता है, काम करता है। एक ओपन एम्प्लॉयमेंट होता है, जहाँ कहीं भी, जैसे किसी रेहड़ी के ऊपर या किसी दुकान वगैरह में, यानी खुद का अगर कोई व्यवसाय करना चाहता है तो इस प्रकार का व्यवसाय कर सकता है। इसी में 2-3 एम्प्लॉयमेंट आते हैं, आपने ज़रूर पढ़ रखे होंगे। तो इसमें अगर बात करें टॉपिक की, ये हमारा जो है किस प्रकार की सुविधाओं को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाए, तो वही है, सब चीज़ें हम लिख देंगे कि उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी मेन समस्याएं जो उनको प्रॉब्लम में है, उनके ऊपर सबसे पहले ध्यान देंगे। उनकी जो है शिक्षा है, उनकी एक्सेसिबिलिटी है हर जगह पे, समाज में उनका जो एक इज्जत होती है वो दें उनको, उनको हीन ना समझिए। ये सारी चीज़ें, इमोशनल कनेक्शन भी ज़रूरी होता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों, रोल ऑफ स्पेशल एजुकेटर, फैमिली, कम्युनिटी एंड PWDIs इन CBR। तो ये तो बहुत ही आसान टॉपिक है, हम शुरुआत से यही पढ़ते आ रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको पता होगा कि CBR क्या होता है, कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन। इसके अंदर जो स्पेशल एजुकेशन टीचर होते हैं, फैमिली के मेंबर्स होते हैं, समाज होता है, और जो खुद PWDID होता है, PWID जो होता है उसकी क्या भूमिका होती है, तो मैं बता देता हूँ आपको दोस्तों कॉमन लैंग्वेज में। बाकी आप नोट्स तो पढ़ ही सकते हैं। देखिए, जो CBR प्रोसेस होता है वो हमने समझ लिया कि कैसे होता है। अगर उसके अंदर बात करें स्टार्टिंग में स्पेशल एजुकेटर की, तो अगर मान लीजिए स्पेशल एजुकेटर पर्सनली इन्वॉल्व है, तो वो उनको ट्रेंड करेगा, उसकी समस्याओं को, सब किसी चीज़ को, स्किल, बिहेवियर, प्रॉब्लम, बिहेवियर, इंटरेस्ट वगैरह, प्रॉपर प्लान, ट्रेनिंग, सब कुछ वही करेगा। तो ये भी
एक पार्टिसिपेशन है वो किस प्रकार कर सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें फैमिली मेम्बर्स की, तो मैंने बताया था कि जो प्रोफेशनल होते हैं वो हर टाइम बच्चे के साथ नहीं रह सकते हैं। तो माता पिता एक अहम कड़ी रहते हैं जो उसको नए नए घर में एक्सपोजर ट्रेनिंग दे सकते हैं। फिर बात करते हैं कम्युनिटी की, तो कम्युनिटी एक इस प्रकार का है जो अगर मान लीजिए आपकी कम्युनिटी ख़राब है, आप हमेशा इमोशनल डिस्टर्ब रहते हैं, मेंटली आप डिस्टर्ब रहते हैं, तो किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम या कोई भी अगर आप काम करना चाहते हैं तो वो अच्छे से होने के चांसेस बहुत ही कम हैं। इसी प्रकार से PWID जो होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो खुद भी इसका एक वो महत्वपूर्ण आधार होते हैं। जो CBR होता है इसके अंदर उनका भी महत्वपूर्ण रोल होता है। बाकी आप बना के बिल्कुल अच्छे से इसको लिख सकते हैं कि किस प्रकार से जो स्पेशल एजुकेटर होते हैं, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, कम्युनिटी होती है, और जो खुद PWIDs होते हैं उनका किस प्रकार से CBR में रोल होता है। तो ये आपके जो सेकेंड यूनिट के कुछ 10 के आसपास टॉपिक थे, ये यहाँ ख़त्म हो जाते हैं दोस्तों। और जो आपका पेपर है साइको सोशल एंड फैमिली इश्यूज़ का, वो भी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। और कोई डाउट हो तो क्लियर आप आराम से कर सकते हैं नोट्स के अंदर पढ़ के। बाकी वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक दोस्तों अच्छा देखिए, अच्छा सुनिए और हमेशा रहिए खुश, क्योंकि भागदौड़ भरी ज़िंदगी में दोस्तों खुशियाँ मायने रखती हैं। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।